स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 30 जून 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे उनका भी लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी दिन कोई दिवस होता है, इम्पोर्टेंट डे होता है, तो हमारा पहला क्वेश्चन उसी दिवस से संबंधित होता है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया। यानी कि जो 29 जून है, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन है विश्व दूध दिवस, बी ऑप्शन है विश्व साइकिल दिवस, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और डी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, या इसे ही नेशनल स्टैटिक्स डे कहते हैं, जो कि 29 जून को मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है, पीसी महालनोबिस जो हैं उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हर साल 29 जून के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। यह दिन सांख्यिकी और आर्थिक योजना के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर, यानी कि जो प्रोफेसर और जो वैज्ञानिक थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, या भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, तो पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यह भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं और इन्हीं की जयंती पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम के बारे में बात करें, 2024 की थीम क्या है, तो इस वर्ष की थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी दिवस की अगर थीम होती है, अगर वह थीम छोटी है तो उसके पूछे जाने की संभावना कम से कम 98 से 99% तक की बढ़ जाती है। पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया या उद्घाटन किया गया। अभी आप लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया, तो यह कहाँ पर किया गया है। तो ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है मैसूर और डी ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसूर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो कर्नाटक के जो राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया। यानी कि जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, इनका नाम क्या है, थावर चंद गहलोत, इन्होंने मैसूर में राष्ट्रीय ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन शामिल रहे, तो इसमें भारतीय संस्कृति में योग की अभिन्न भूमिका और इसके वैश्विक महत्व पर जोर दिया गया। यानी कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसमें किन किन बातों पर जोर दिया गया, कौन कौन सी बातें इसमें ज़्यादातर चर्चे में रही। तो इसमें भारतीय संस्कृति में, यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उसमें योग की क्या कुछ भूमिका है। तो योग जो है वह अभिन्न भूमिका रही है हमारे भारतीय संस्कृति में, प्राचीन काल से योग चला आ रहा है। तो उसकी अभिन्न भूमिका और इसके वैश्विक महत्व पर जोर दिया गया, और क्या कुछ हम इसको वैश्विक यानी ग्लोबली इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इत्यादि सभी बातों पर बात की गई या जोर दिया गया। देश भर के 400 से अधिक छात्र, यानी कि भारत देश के 400 से अधिक छात्र और 100 शिक्षक इस उद्घाटन के 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, या इसमें इन्होंने भाग लिया। देश के 400 से अधिक छात्र और 100 से अधिक जो शिक्षक थे, उन्होंने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल गहलोत, जो राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, इन्होंने हर घर योग जैसी पहल की भी शुरुआत की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर घर योग जो पहल है या जो कार्यक्रम है, इसको किसने शुरुआत की है। तो इसको जो थावरचंद गहलोत हैं, कर्नाटक के राज्यपाल, उन्होंने इसकी शुरुआत की हुई है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। यानी कि जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में है उसके कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। तो ए ऑप्शन है दिनेश त्रिपाठी, बी ऑप्शन है अभिमन्यु सिंह, सी ऑप्शन है नेल्सन डिसूजा और डी ऑप्शन है उपेंद्र कुशवाहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जो नेल्सन डिसूजा हैं इन्होंने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं कि रियर एडम नेल्सन, यानी कि जो नेल्सन डिसूजा हैं, इट टेक्स ओवर एज कमांडेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, यानी कि इन्होंने जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे है वहाँ के कमांडेंट के रूप में जो नेल्सन डिसूजा हैं इन्होंने पदभार ग्रहण किया हुआ है। यहाँ पे बात कर सकते हैं कि रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला, यानी कि उस पर इनकी नियुक्ति की गई है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, यानी कि इन्होंने क्या कुछ हासिल किया, नेल्सन डिसूजा के बारे में इन्होंने क्या कुछ हासिल किया अपनी लाइफ में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेवल वॉर कॉलेज गोवा के एक निपुण पूर्ववर्ती छात्र रियल एडमिरल डिसूजा ने मार्च 1991 में कमीशन होने के बाद से भारतीय नौसेना में अनेक प्रमुख पदों पर अपनी सेवा दी है। यानी कि ये जब इन्होंने मार्च 1991 में जब इन्होंने ये जो कमीशन है जब ये ज्वाइन किया था, यानी कि जब वो भारतीय नौसेना में आए थे, तब से लेकर के आज तक इन्होंने भारतीय नौसेना में अनेक प्रमुख पदों पर कार्य किया है और अपनी सेवाएं दी हुई हैं। और अब जाकर इन्हें मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में कमांडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना हुआ है। तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है यूएई, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो यूएई है यह भारत का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना हुआ है। 21 जून को भारतीय मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, यानी कि एमपेडा के जो चेयरमैन हैं डीवी स्वामीन, इन्होंने बताया है कि जो यूएई है यह भारत के लिए नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बन गया है। यूएई ने भारत से 1.78 मिलियन टन सी फूड खरीदा है। सी फूड का मतलब क्या होता है, जो समुद्र में पाए जाने वाले जो भी खाद्य वस्तुएं होती हैं, जो भी समुद्र से खाद्य सामग्री प्राप्त होती है वही सी फूड कहलाती है। जैसे मछली हो गई, विभिन्न प्रकार के अन्य जो जंतु हो गए जिनको भोजन के तौर पे या खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सी फूड कहलाते हैं। तो जो यूएई है इसने भारत से 1.78 मिलियन मीट्रिक टन सी फूड खरीदा हुआ है। अब यूएई आया है तो चलिए तो यूएई जानने के लिए सबसे पहले हम मैप पर आएंगे और मैप के द्वारा हम जानेंगे कि यूएई कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने प्यारे भारत की ओर। तो ये है हमारा अपना प्यारा भारत, और इससे जब हम इधर अरेबियन सी की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, और इससे ये होते हुए ये गल्फ़ ऑफ ओमान होते हुए, यानी ओमान की खाड़ी होते हुए आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश दिखाई पड़ेगा जो है वर्ल्ड यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि इसे ही संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के नाम से जानते हैं। और इसकी जो कैपिटल होती है, इसकी जो राजधानी होती है वह होती है अबू धाबी। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी जो कैपिटल होती है इसका नाम है, इसका क्या नाम है, अबू धाबी, ये इसकी कैपिटल है। और ये यहाँ पर है दुबई, जो कि इसका एक सबसे बड़ा शहर है। कई लोग कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यूएई की जो राजधानी है वो दुबई को बता देते हैं, तो नहीं, जो दुबई है ये यूएई का एक शहर है। जैसे अगर भारत में बात की जाए तो भारत का एक बड़ा सा शहर है मुंबई, उसी तरह से दुबई भी यूएई का यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है, और इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी है। अबू धाबी इसकी राजधानी होती है। तो ये किस किस से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आइए चलते हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इधर ये अपना बॉर्डर ओमान से और इधर सऊदी अरेबिया से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। ये इसकी सीमा रेखा है, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये अपना बॉर्डर इधर
शेयर करता है ओमान से और इधर शेयर करता है सऊदी अरेबिया से। ओमान की जो राजधानी होती है वो मस्कट होती है। तो ये हमने अपने वर्ल्ड मैप पे जाना जो यूएई है इसकी स्थिति क्या है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया? यानी कि किस संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने जो अवरक्त किरणें होती हैं, जो अवरक्त लाइट होती है उसको दृश्यमान, यानी कि जो अवरक्त लाइट होती है उसको हम देख नहीं सकते, तो उसको देखने के लिए, उसको दृश्यमान बनाने के लिए एक उपकरण इन्होंने विकसित किया हुआ है ताकि हम वो जो अवरक्त किरणें हैं उनको देख सकें। तो ए ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, बी ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, सी ऑप्शन है IIT मद्रास और डी ऑप्शन है IIM अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो IISc बेंगलुरु है, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए एक उपकरण विकसित किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है बेंगलुरु, इसके जो शोधकर्ता हैं इन्होंने लघु अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति को 10 सीमा तक बढ़ाने या अप कन्वर्ट करने के लिए एक उपकरण बनाया है। यानी कि जो अवरक्त किरणें होती हैं, जो इंफ्रारेड होती हैं, इनको हम क्या करते हैं अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो इनको दृश्यमान बनाने के लिए, इनको देखने के लिए जो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने एक उपकरण बनाया हुआ है जिससे अब हम अवरक्त प्रकाश को भी देख पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारती ने AXA यानी अक्षा ने, यानी कि भारतीय अक्षा ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी कि भारतीय की ही एक कंपनी है एक्सा इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, तो इसने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है ओमकार साल्वी, बी ऑप्शन है अखिल गुप्ता, सी ऑप्शन है अमित गोयल और डी ऑप्शन है संदीप जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अखिल गुप्ता को भारतीय अक्षा ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल गुप्ता को, ये चेयरमैन हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के, यानी कि जो भारतीय कंपनी है उसकी ही भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एक बीमा कंपनी है और उसके ये चेयरमैन बनाए गए हैं। आप यहाँ पे इनको न्यूज़ में आर्टिकल में आप देख भी सकते हैं, यही हैं अखिल गुप्ता जी। आगे हम बात करते हैं तो भारतीय इंटरप्राइजेस के जो उपाध्यक्ष अखिल गुप्ता हैं, इनको भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा एक और नियुक्ति हुई है, तो SBI कैंप वेंचर्स लिमिटेड ने, यानी कि SBI कैंप वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को MD और CEO नियुक्त किया है। यानी कि जो प्रेम प्रभाकर हैं वो MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं किसके? SBI कैंप वेंचर्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके ये MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली? अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इस T20 वर्ल्ड कप यानी जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है, इस वर्ष का या इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी पहली हैट्रिक किसने ली है? तो ए ऑप्शन है कुलदीप यादव, बी ऑप्शन है तंजीम अहमद, सी ऑप्शन है पैट कमिंस और डी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैट कमिंस जो है इन्होंने इस वर्ष की T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है। तो इस साल के ये पहले बॉलर बने हुए हैं और ऑल ओवर देखा जाए तो ये 7वें नंबर पर T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले बन गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैट कमिंस टेक्स फर्स्ट हैट्रिक ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024, यानी कि 2024 की ये इनकी ऑल ओवर 2024 की जो 2024 का वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी यह पहली हैट्रिक है जो कि पैट कमिंस के द्वारा ली गई है। आगे हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 चरण के मैच में इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली हुई है। अगर फर्स्ट हैट्रिक की बात की जाए कि पहली हैट्रिक किसने ली थी, तो जो फर्स्ट हैट्रिक है ये ब्रिटली ने ली थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो बांग्लादेश का मैच था उसके दौरान इन्होंने हैट्रिक ली हुई थी केप टाउन में 2007 में। यानी कि जो पहली हैट्रिक लगी वो 2007 में लगी ब्रिटली के द्वारा
मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। इस बार भी जो हैट्रिक लगी हुई है यह भी मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का, और इसमें किसने लिया हुआ है हैट्रिक? पैट कमिंस ने लिया हुआ है। तो टोटल 7वीं बार यानी 7वें प्लेयर बने हुए हैं पैट कमिंस हैट्रिक लेने वाले, और ऐसे इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष के ये पहले प्लेयर बन गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यानी कि कौन सा ऐसी बैंक है जिसको APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ए ऑप्शन है बंधन बैंक, बी ऑप्शन है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है यस बैंक, और डी ऑप्शन है इंडियन बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इस बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आगे हम बात करते हैं APY कार्यान्वयन क्या है और किस लिए इसको ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो बात करते हैं केनरा बैंक के द्वारा प्रायोजित, यानी कि केनरा बैंक के द्वारा ही यह प्रायोजित एक बैंक है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, जिसे KVGB के नाम से भी जानते हैं। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना यानी कि APY, अटल पेंशन योजना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी आगे वीडियो में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इसको अटल पेंशन योजना के तहत सबसे अधिक नामांकन के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी कि अटल पेंशन जो योजना होती है, तो इस योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नामांकन करने के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कभी कभी होता क्या है कि आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वो उसके साथ में क्या करता है, एक बीमा जोड़ देता है, एक कोई योजना उसी के साथ में जोड़ देता है आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो इसी तरह से यह जो बैंक है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसने अटल पेंशन योजना के तहत सबसे अधिक नामांकन किए हैं, जिसके कारण पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की, तो इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है? धारवाड़ कर्नाटक में, और इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 को की गई थी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत M भांडीवाड़, जो हैं वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में हम जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में कि अटल पेंशन योजना क्या होती है। तो अटल पेंशन योजना एक स्वैच्छिक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है, जिसका जो उद्देश्य है वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करना है। यानी कि जो अटल पेंशन योजना है ये वृद्धावस्था की जो आयु सुरक्षा होती है उसके लिए है, यानी कि आप इसमें जो कुछ भी निवेश करेंगे वो आपकी वृद्धावस्था के लिए सुरक्षित रहेगा और उस समय आपको ये लाभ पहुँचाएगा। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ढांचे के तहत PFRDA द्वारा यह कार्यान्वित किया जाता है, और नामांकन के लिए इसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष और पेंशन शुरू होने की आयु 60 वर्ष है। यानी कि अगर आप नामांकन कर रहे हैं, इसमें अपना फॉर्म भर रहे हैं, इस योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और अधिक से अधिक आपकी आयु जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आपको पेंशन कब मिलना शुरू हो जाएगी? तो जब आप 60 वर्ष के होंगे, यानी वृद्धावस्था में जब आप होंगे, तब आपको यह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी को ही अटल पेंशन योजना कहती हैं। लाभार्थियों को उनके योगदान के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक आपको न्यूनतम मासिक पेंशन या प्रति माह यह पेंशन आपको प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि किसको BEL, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, तो BEL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है सुधाकर राव, बी ऑप्शन है अश्वनी कुमार, सी ऑप्शन है मनोज जैन, और डी ऑप्शन है सुबोध कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मनोज जैन हैं इनको BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं कि ये मनोज जैन जी हैं, और इनको ही यानी कि मनोज जैन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे BEL के नाम से जानते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
और इस पर इसके ही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी मनोज जैन को नियुक्त किया गया है। तो मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इनका कार्यकाल कितना कुछ रहा बीईएल के अंतर्गत, तो अगस्त 1991 में एक परिवीक्षाधीन इंजीनियर के रूप में ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में शामिल हुए थे और इसके बाद 26 सितंबर 2022 से ये निदेशक यानी अनुसंधान और विकास के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो इस प्रकार इनका कार्यकाल भी था मनोज जैन का। और मनोज जैन को अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? यानी कि जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को यानी कि जो भी मेडिकल लाइन होती है उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ए ऑप्शन है एडीबी, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है फेडरल रिजर्व बैंक और डी ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ भारत सरकार ने साझा किया है, समझौता किया है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हाल ही में भविष्य की महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तैयारी और क्षमता को बढ़ाने के लिए $170 मिलियन का नीति आधारित ऋण समझौता किया है। यानी कितने मिलियन डॉलर ऋण लेने जा रहे हैं? $170 मिलियन। और ये जो भविष्य में कोई भी प्रकार की अगर बीमारी आती है तो उससे पहले ही निपटा जा सके और उसके जो टीके हैं या उसके जो वैक्सीन्स हैं उनको पहले ही बना करके सुरक्षित रखी जा सके ताकि अधिक से अधिक जो उसका फैलाव है वह ना हो सके। एडीबी की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है ये 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आगामी किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।